अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी तो हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो खामोशी है, क्या ये किसी बड़े तूफान से पहले का सुकूत तो नहीं? क्योंकि एक तरफ सदर ट्रंप मुसलसल ईरान को धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस और सेनेटर्स खुद ट्रंप की पॉलिसीज़ पर बहुत से सवालात उठा रहे हैं। क्या ट्रंप वाकई ईरान को घुटनों पर ले आए हैं, या वो अपने आने वाले मिड टर्म इंतखाबात के लिए सियासी बयानियां तश्कील दे रहे हैं? ये एक अहम सवाल है, और ये जो बयानियां तश्कील दे रहे हैं, क्या इसको माना भी जाएगा या नहीं, ये भी खुद में एक सवाल है। दूसरी जानिब पाबनाए हुर्मुज़ का जो तनाज़ा है, वो पूरी दुनिया की मईशत के लिए ख़तरे की घंटी है। अगर ईरान वहाँ टोल या फीस नाफिज करने की कोशिश करता है, तो क्या आलमी ताकतें इसे कबूल करेंगी? और सवाल ये भी है कि अगर नहीं ऐसा करता, तो क्या एक नया बहरान जन्म ले सकता है, बहरी बहरान जिसे हम कहेंगे, क्योंकि दुनिया की जो तवानाई है उसकी शरह समझी जाने वाली इस गुजरगाह में मामूली कशीदगी भी आलमी मंडियों को हिला कर रख सकती है। उधर ईरान अपनी जौहरी तनसीबात तक आलमी मुआयना कारों की रसाई देने से गुरेज़ां भी है। सवाल यह है कि क्या तेहरान अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहा है, और अगर रसाई ना मिली तो क्या ट्रंप अपनी धमकियों को अमली शक्ल देंगे? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ये बात करेंगे, और हम इसके साथ साथ सियासी मंजरनामे को भी देखेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाजरीन हम बात करेंगे सरगोदा की 7 साला मुंतहा ज़हरा के अलमनाक कत्ल केस की। ये सिर्फ एक बच्ची की जान का ज़िया नहीं है, बल्कि पूरे मुआशरे के ज़मीर पर एक सवालिया निशान है। ये वाक़या एक बार फिर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी, वालिदैन की जिम्मेदारियों और माशरती इक़दार पर संजीदा सवालात उठा रहा है। आखिर कब तक मासूम बच्चे दरिंदगी का शिकार बनते रहेंगे, और ये मुआशरा सिर्फ अफसोस और मजम्मत तक महदूद रहेगा? अभी हम आगाज़ करें प्रोग्राम का, और हम ईरान अमेरिका तनाज़े की बात करते हैं, और जो बैनुल-अक़वामी मंजरनामा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पैनल मेरे साथ मौजूद है। मुनीर अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन UNO हैं, और इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, और स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डिस्कशन का आगाज़ मुनीर अकरम साहब मैं आपसे कर लेती हूँ। मुनीर अकरम साहब, जहाँ हमें लगता है कि मामला जो है वो खुश उसलूबी से अपने हल की तरफ जा रहा है, वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो धमकियां शुरू कर देते हैं। अभी हमने देखा कि स्विट्ज़रलैंड में जो MOU साइन हुआ, उसके बाद चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ गई। वहाँ पे जब उनका डेलीगेशन मौजूद था वहाँ पे भी उन्होंने धमकियां दी, और अब फिर से धमकियां देनी शुरू कर दी। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उनको खुद अमेरिका के अंदर से बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे मंजरनामे को आप कैसे देख रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं वो? जी, मेरी नज़र में अब ये जंग वापस जारी करना मुश्किल होगा अमेरिका के लिए, और ईरान भी मेरी नज़र में नहीं चाहता कि जंग वापस से शुरू हो। बिल्कुल सही। तो अमेरिकन जो हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने इरादा यही कर लिया है कि जंग वापस नहीं शुरू करनी और कुछ हल ढूंढने हैं। ठीक है। अब इसमें ट्रम्प साहब की जो पोजीशन है उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अंदरूनी तनकीद काफ़ी हो रही है उनके ख़िलाफ़ ही इस मुद्दे के बारे में। एक तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि आपने ये जंग शुरू गलत की और कुछ हासिल नहीं किया। दूसरी तरफ से जो चाहते हैं कि जी ये जंग से कुछ हासिल हो, वो कह रहे हैं कि ये जंग जारी रहना चाहिए, जो हार्डलाइनर्स हैं जी यहाँ जी जी। और जो इजरायली लॉबी है। तो इस बीच में फंसे हुए हैं, और ट्रम्प साहब ये बयानात जो दे रहे हैं वो अपने अंदरूनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, और इसको समझना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अमेरिका चाहता है कि जंग वापस शुरू हो। मेरी ठीक है। नज़र में वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये मुआहदा जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाए। बिल्कुल पर सही। दोनों तरफ अपनी ताकत तो बताएंगे, क्योंकि नेगोशिएशंस में ताकत की तहत कंसेशंस मिलती हैं, नेगोशिएशन होती है। जी। तो दोनों तरफ से मेरे ख्याल में सख्त किस्म की बयानात आते रहेंगे इस बिल्कुल वक्त। सही। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, मिड टर्म इंतखाबात के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सियासी बयानियाँ तश्कील दे रहे हैं, और वो यही चाहते हैं कि जंग बंदी ही रहे, मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन अब ये जो धमकियां दी जा रही हैं वो फेस सेविंग कर रहे हैं, और अपना जो मिड टर्म इंतखाबात के लिए जो बयानियाँ हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी ऐसा समझते हैं?
देखिए, जहाँ तक धमकियों का ताल्लुक है, एक तो उनकी ये आदत है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उनके बयानात सुबह कुछ है, शाम को कुछ है, इसी वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं और बहुत सारे लोग उनके बयानात को इतना कुछ सीरियस भी नहीं लेते। बाकी मैं मुनीर साहब हमारे बड़े इकोनॉमिस्ट सफारतकार है, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि ना अमेरिका जंग चाहता है ना ईरान चाहता है, दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अमेरिका के अंदर ये रियलाइजेशन अभी काफी हद तक हो चुकी है कि ये जंग जो उन्होंने शुरू की थी ये शुरू नहीं करनी चाहिए थी। सही। और अब तो लोग खुल के बात कर रहे हैं कि इसराइल की जंग थी, उसके कहने पे अमेरिका ने अपने आप को इन्वॉल्व किया, एम्बेरस किया, दुनिया में काफी हद तक आइसोलेट भी हुए, जिस तरह कभी भी हमने पहले नहीं देखा। तो ये तो हकीकत है। अभी जो डेमोक्रेट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि अभी तुमने ये मुआहिदा किया है, इसमें जितनी भी बातें तुमने की हैं, ये बातें तो पहले भी थी, तो जंग शुरू करने की फिर जरूरत क्या थी, तो तुमने गेन क्या किया। रिपब्लिकन के अंदर से आवाजें इसलिए आ रही हैं कि डेफिनेटली वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वो भी बैकफुट पे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका को भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। और जो आपने बात की है डोमेस्टिक ऑडियंस की, बिल्कुल मुनीर साहब ने ठीक कहा है, ये मिड टर्म इलेक्शन वहां पर आ रहे हैं, वो एक इशू है। उससे पहले भी जो कि उसमें टाइम 3-4 महीने हैं, उससे पहले की सिचुएशन को थोड़ा सा परसेप्शन को चेंज करने के लिए उस तरह की बातें करते हैं। बट आई पर्सनली फील, मैं इत्तेफाक करूंगा कि दोनों चूंकि चाहते हैं कि अमन हो, दोनों चूंकि चाहते हैं बात आगे बढ़े, तो मेरा नहीं ख्याल कि जंग पे वापस जाना भी इनके लिए कोई फिलहाल ऑप्शन है। इस तरह की हिकअप्स आती रहेंगी, बड़ा पुराना यह तनाज़ा था, इन इरिटेंट्स के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है और जो रैपो हमने क्रिएट कर ली हमारी लीडरशिप ने, मेरा ख्याल है कि जो ही कुछ तरह का इश्यू आएगा, छोटी मोटी बीच में बातें आएंगी, उसको टैकल कर लिया जाएगा एज इट इज। जब ऑन ग्राउंड जो भी सिचुएशन होगी, टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरा चूंकि भी ये शुरू ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ये ज्यादा टेक्निकलिटीज हैं, तो इसलिए ऑल सेड एंड डन हमें ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए मैं तो भी यही कहूंगा कि इंशाल्लाह विद ऑल इट्स, जो आपने जितनी चीजें बयान की हैं, ये चैलेंजेस हैं, ये हर वक्त एक इशू तो रहता है। यकीनन ये चैलेंजेस जो हैं ये साथ साथ रहेंगे और ये जो आने वाले 60 दिन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। वाक़ई सब कैसे देखते हैं आने वाले 60 दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं? और ट्रंप का ये जो बयानिया कि मैंने ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया है, ये किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक हम देख रहे हैं कि वो अपनी साख को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? असल में ना अमरीकी कौम ट्रंप को ये कह रही है कि आपने 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए, हासिल तो कुछ ना हुआ। आपने अमरीकी कौम का, अमेरिका का इतना बड़ा नुकसान किया और महज इसराइल के कहने पे। अब वो बहुत सारी चीज़ें अया होती जा रही हैं कि इसके पीछे इसराइल ही था जो अमेरिका को उकसाता रहा। अब ट्रंप के लिए बड़े मुश्किल हालात सामने आ रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन भी हो रहा है और अमरीकी कौम अब उसको बुज़दिल भी कह रही है कि अगर ये ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि ये जो अगर स्टेटस रखना था ये दोबारा इसी तरह 16 तो वो कहते हैं कि फिर ये पंगा लेने की ज़रूरत ही क्या थी, फिर आपको जंग करने की ज़रूरत ही क्या थी। बहुत ईरान से बाकिर कालिबाफ कह रहे हैं कि ये जो मुआहिदा अमेरिका ने किया है ये बेसिकली ये अमेरिका की शिकस्त का ऐलान है और अमेरिका के अंदर से भी यही आवाज़ें उठी। यकीनी तौर पे आप देख लें कि यही अमेरिका है जो कहता था कि मैं कोई मुआहिदा नहीं करूंगा और आज भी वो एक जाली फतह बताना चाहता है, दिखाना चाहता है दुनिया को ट्रंप, और अपनी शर्मिंदगी मिटा रहा है। खसियाने बिल्ली खंबा नोचे, अब उसके पास और कोई बात है नहीं। उसने इस तरह का जो है वो नया एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेके आ रहा है, अमेरिकी कौम के सामने अपनी फेस सेविंग की कोशिश कर रहा है। मैं तो बड़ा बहादुर हूँ और मैंने जी अमेरिकी कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया और ईरान को हमने घुटने टेकने पर मजबूर किया। लेकिन दुनिया बाकी ने भी तो आंखें खोली हुई हैं ना, लोगों को पता तो है कि कौन किसके झुका है आगे और किसने फतह हासिल की है और किसने मिन्नतें की हैं। मैं तो यही समझूंगा कि अमेरिका ने शायद बड़ी रिक्वेस्ट के साथ कई लोगों को दरमियान में डाल के ये कहा है कि अब हमारी बस हो गई है, आपकी मेहरबानी किसी तरह से ये सुलह सफाई का माहौल पैदा करें। लेकिन इसराइल तो चाह नहीं रहा था। अब अमेरिकी कौम कहती है कि अगर हमने इसराइल की खातिर ही इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देनी है, हमारी इकॉनमी का इतना नुकसान हुआ है, हमारे कई जवान जो हैं वो
इस जंग में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और अब वो मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है उनकी मईशत का। आप देखें कि इस वक्त अमेरिका इकॉनमी के लिहाज से इंतहाई बुरे हालात से गुजर रहा है, और अमेरिकी कौम एक ऐसी कौम है कि जब उनके मुआशी हालात ख़राब होते हैं ना तो वो अपने बड़े से बड़े अजीज़ लीडर के भी खिलाफ हो जाते हैं। अब इस वक्त ट्रंप को इन्हीं बातों का सामना है। अमेरिकी कौम कभी भी इकॉनमी के हवाले पे मईशत की बात कर रहे हैं तो मुनीर अकरम साहब के सामने मैं सवाल रखना चाहूँगी। मुनीर अकरम साहब, आपनाए हुर्मुज़ जो है सर, ये पूरी दुनिया की मईशत के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बन चुकी है, क्योंकि इससे पहले पता तो था कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी और अगर रुकावट होती है तो किस तरह से पूरी दुनिया जो है वो डिस्टर्ब होगी, वो अब पता चल रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में सर, जिस तरह से टोल टैक्स या फीस के हवाले से बात हो रही है, आपको लगता है कि ईरान ऐसा करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्या नुकसान होगा, और अगर करेगा तो ईरान को तो फ़ायदा होगा, लेकिन ओवरऑल इससे क्या नुकसान आप देख रहे हैं? जी, मेरी नज़र में ये एक पेचीदा मसला बन गया है। एक तरफ तो जो इंटरनेशनल लॉ है वो कहता है कि जी इस स्ट्रेट से नेविगेशन फ्री है। जी जी। पर हकीकत ये है कि अब ईरान को समझ आ गई है कि इसको हुर्मुज़ को वो कंट्रोल कर सकते हैं, पर वो भी समझते हैं कि पूरी दुनिया जो है, बाकी दुनिया वो नहीं मानेगी। तो उन्होंने कुछ एक तरीका निकालना है जिस पे वो दुनिया को मनवा सकें। बिल्कुल सही। तो उन्होंने अब कहा है कि जी हम ओमान से बात करेंगे और जो इसके बाकी जो ममालिक हैं खित्ते में, उनसे भी जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनके साथ भी सलाह मशवरा करके कोई हम एडमिनिस्ट्रेशन इसकी करेंगे और इसमें कोई सर्विस फ़ी वगैरह होगी। सही। सर्विस फ़ी जायज़ होती है कुछ चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए जायज़ नहीं होती है। तो ये मेरे ख्याल में ये मसला है, इसके ऊपर मुश्किल होगी एक एग्रीमेंट या मुआहदा करने, इसके ऊपर मुश्किल होगी, पर तिजारत तो लोगों ने करनी है जी। तो कुछ ना कुछ इसका हल भी ढूंढना होगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर फैसले नहीं होते हैं तो फिर जो पाबंदी है ईरान पे भी लग सकती हैं, खलीज के ममालिक पे लग सकती हैं। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर अब आगे काफ़ी मुज़ाकरात की ज़रूरत होगी हल ढूंढने के लिए। अगर ईरान को दूसरे तरीक़ों से ईरान को पैसा मिल जाता है, उनके एसेट्स फ्री हो जाते हैं, कुछ और पैसा मिल जाता है, तो शायद उनकी पोजीशन स्ट्रेट के ऊपर थोड़ी सी नरम हो जाए। पर ये सब इंटरलिंक्ड है, ये पूरी चीज़। बिल्कुल सही है। यानी मुनीर अकरम साहब, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों का एनएसआर जो है ईरान और अमेरिका कशीदगी में, ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा। ये जो MOU साइन हुआ है उसमें जो नुकात डिस्कस हुए हैं और आपस में एक दूसरे ने अग्री किया है, उन पे कितना अमल दरामद करता है ईरान भी और अमेरिका भी। ब्रिगेडियर साहब, मैं यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी आपनाए हुर्मुज़ के हवाले से। अगर ईरान वहाँ पे टोल टैक्स या फ़ीस वगैरह नाफिज करने की कोशिश करता है तो सर क्या आलमी ताकतें इसको एक्सेप्ट करेंगी? क्योंकि कतरी वज़ीर आज़म ने तो कह दिया कि हम इस ईरानी मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे। आपने हुर्मुज़ को दुनिया की वाहिद बहरी गुजरगाह तो है नहीं, और भी बहुत सारी बहरी गुजरगाहें हैं, तो इसके ऊपर अलग से तो कोई रूल लग नहीं सकता। इंटरनेशनल जो कवानीन है उसके मुताबिक ही यहाँ पर भी जो वर्किंग मैकेनिज्म बनेगा वही बनेगा। ईरान को भी ये रियलाइज करना चाहिए, ईरान को इस चीज का पता भी है। टॉल जिस तरीके से ईरान चाह रहा है, जो चीजें मीडिया के जरिए सामने आ रही है, उस तरीके से टॉल तो नहीं लग सकता। ठीक है, आपने हुर्मुज़ ईरान के टेरिटोरियल वाटर में है, वो सब हम जानते हैं। ईरान ने बड़ा उसका इफेक्टिव यूज किया है इस वॉर में, और आपने हुर्मुज़ को अपने हक में इस्तेमाल करने की वजह से ही मैं कहता हूँ ईरान ने बहुत सारा गेन किया है, दुनिया की टेंशन भी गेन की है, क्योंकि इसके दुनिया की बहुत बड़ी तजारत जहाँ से होती है और ये एक लाइफ लाइन है। इसकी वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है ना टॉपसी टर्वी दुनिया की और रीजन की हो गई, तो वो तो नहीं हो सकता। एक म्यूचुअली एग्रीड किसी मैकेनिज्म पे बात हो सकती है जिससे ईरान का इसके ऊपर कंट्रोल भी रहे, और उस तरीके से जो इसमें तिजारत है, बहरी जहाज जो गुजरे उनमें बंदिश भी ना है, और वो बैठ के होगा। ये टेक्निकल लेवल टॉक्स में ये चीजें सामने आएंगी। ईरान को भी ये चीज समझनी होगी, और सिर्फ ईरान नहीं है, अमान
कभी तो स्टेट ऑफ हॉर्मस के बिल्कुल ऊपर सही। टेरिटोरियल वाटर अमान की भी तो है नहीं। अच्छा दोनों ब्रिगेडियर को साहब, बैठ के आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जोहरी तनसीबात तक आलमी मुआयना कारों की जो रसाई का मामला है, ईरान अब उससे गुरेजा नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि ये कशीदगी को बढ़ाएगा? कशीदगी बढ़ सकती है, ईरान को इससे गुरेजा नहीं होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल एग्रीड उन्होंने किया हुआ है, जी। अगर वो कहते हैं कि जी हमारा कोई जोहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ही हम अपना काम करना चाहते हैं, और पहले भी जंग शुरू से पहले भी हम ये मुज़ाकरा तो चल रहे थे आईएई के साथ, हम पहले भी इन कम्युनिकेशन थे, इंस्पेक्टर्स पहले भी वहां पर आते रहे, बीच में रुक गए। तो अभी स्टेज के ऊपर ईरान अगर कहते हैं कि आईएई के इंस्पेक्टर नहीं आएंगे तो वो आई थिंक एक टोटल डिपार्चर होगा, वो एक मुनासिब बात नहीं होगी, उससे मामला बिगड़ेगा और उस मामले में फिर ईरान को किसी की भी हमायत हासिल नहीं होगी। आपको इंटरनेशनल कवानीन की तो बहरहाल आपने पाबंदी करनी है। अब ये नहीं कह सकते कि मैं, और ईरान की डिमांड भी तो यही रही है ना कि सारी दुनिया के लिए कानून है कि हमसे लिए हमारे लिए मुख्तलिफ क्यों है। तो जब उनको भी ये कहा गया कि आईएई के इंस्पेक्टर या आईएई की इंस्पेक्शन टीम्स को, उनके मॉनिटर्स को आप मॉनिटर करने दे, तो आई थिंक ये एक बड़ा लीगल और लॉजिकल एक सोल्यूशन है, इसी के मुताबिक उनको चलना पड़ेगा। और स्पेशली जब वो खुद भी ये कहते हैं कि हमारा जोहरी हथियार बनाने का इरादा है ही नहीं, जब आपका इरादा नहीं है तो फिर तो इससे गुरेजा नहीं होना चाहिए। अग्री करने के बाद गुरेजा होंगे तो आपकी बात मैं इत्तेफाक करता हूँ, उससे कशीदगी बढ़ेगी जो कि किसी सूरत मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही। वाक़ई साहब, यही दो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, आपनाए हुर्मुज़ पे फीस के हवाले से, और दूसरा जो ईरान ने कहा है कि आईएई की टीम जो है वो नहीं आएगी और जोहरी तनसीबात का जो मुआयना है हम नहीं करने देंगे। वो गुरेजा नज़र आ रहा है और ट्रंप धमकी दे रहा है कि अगर रसाई ना दी तो जो मैं धमकियाँ दे रहा हूँ उसको अमली शक्ल दे दी जाएगी। देखिए, अपनाए हुर्मुज़ पे वो जो टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी वो डिमांड भी कर रहे हैं, उसकी एक वजह तो ये है कि उनके ख्याल में कि जो ईरान का नुकसान हुआ है, शायद इससे हमें बहुत बड़ा रेवेन्यू हासिल होगा, जो एक चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन ईरान को एक बात याद रखनी चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में और भी कई ऐसे आबी रास्ते हैं। अगर यहाँ पे टैक्स लग गया तो बाकी ममालिक भी यही काम करेंगे, फिर तो एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा टैक्सेस का। देखिए, इस तरह पूरे दुनिया की इकॉनमी तबाह होगी और उसको बहुत असर पड़ेगा अगर ये वाले टोल टैक्स लगने शुरू हो जाएंगे। आप ईरान को एक बात तो सोचनी चाहिए कि क्या यहाँ से जहाज सिर्फ अमेरिका के गुजरते हैं या इसराइल के गुजरते हैं? देखिए, पूरी दुनिया के जहाज गुजरते हैं, और अगर उन पे, जैसे कतर ने कहा है कि जी ये कोई अच्छा फैसला नहीं है और हम तो इसको कबूल नहीं करेंगे, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी इसको कबूल नहीं करेगा, दुनिया के बहुत सारे मुबालिक इसको रिजेक्ट करेंगे कि ये जो उनकी बात है ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ईरान बार बार आज तक ये कहता रहा कि जी मैं किसी सूरत भी जो मेरा एटॉमिक सिस्टम है उसको मैं मेडिकल के अलावा या एनर्जी के अलावा इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर में कहीं एटॉमिक सिस्टम यूज़ होता है या उनकी कुछ, तो वो यूज़ करेंगे, और इसके लिए जौहरी हथियारों तक वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये बात कई दफ़ा ईरान कह चुका है। अब अगर इस मौका पर इंटरनेशनल लेवल पे अगर उनकी कोई मॉनिटरिंग होती है या कोई टीम जाती है, तो मेरा ख्याल है उनको बिल्कुल इनकार नहीं करना चाहिए। और ये बात देखिए इन मुज़ाकरात में हुई है, ईरान ने कहीं एक भी जगह पे ऐसा नहीं कहा कि नहीं जी मैं तो जौहरी हथियार बनाऊंगा। अब यहाँ पे आके फिर ट्रंप जो है वो पूरी दुनिया के सामने सच्चा हो जाएगा कि देखिए हमारा इशू तो ये था कि ये जौहरी हथियार ना बनाए, और ईरान हमें इस चीज़ की यकीन दहानी करवा ही नहीं रहा कि मैं जौहरी हथियार किसी सूरत नहीं बनाऊंगा। और हमें तब यकीन आएगा अगर इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी मॉनिटरिंग टीम्स हैं वो जाके उनको चेक करेंगी और वहां पे किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं होगा। और अगर ईरान इसी से इनकारी है तो इसका मतलब है कि उसका मकसद है कि मैं जौहरी हथियार बनाऊं, तो फिर वो कहता है कि जी मैं शायद जंग से बाज नहीं आऊंगा। फिर ये सारे मुआहदे, फिर हम न्यूट्रल होकर यहाँ पे बात करें और दोनों फरीकैन से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हम अमेरिका को कहते हैं कि वो नुकात पे अमल दरामद करे तो ईरान को भी करना चाहिए, ताकि 60 दिन के बाद हम मुस्तकिल जंगबंदी की सूरत हाल देख सकें। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो पैनल मेरे साथ ही मौजूद होगा और हम बात करेंगे कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान का किरदार, मैं मुनीर अकरम साहब आपके सामने सवाल ये रखना चाहूँगी कि पाकिस्तान के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? अभी ईरानी डेलीगेशन भी आया और जिस तरह से पाकिस्तान ने होस्ट किया, और इससे पहले भी हमने देखा कि जब सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बात की तब पाकिस्तान बीच में आ गया, और अभी भी जब मामला बहुत बिगड़ रहे थे तो स्विट्ज़रलैंड में जो MOU साइन हुआ, पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं, सर कैसे आप देखते हैं इन्हें? जी, पाकिस्तान ने मेरे नज़र में बहुत अहम
किरदार अदा किया है इस मुआहदा करवाने में। और अब आगे भी पाकिस्तान की जो मीडिएशन है उसकी ज़रूरत होगी कतर के साथ भी, दूसरे जो मुल्क हैं जिन्होंने हमारी हिमायत की इस प्रोसेस में, जिसमें तुर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, चाइना वगैरह सब हैं, जी। उनकी सपोर्ट के साथ ये मुआहदे को ऑन ट्रैक रखने के लिए मेरे ख्याल में हमारी जो कोशिशें हैं, जो मीडिएशन है, उसकी ज़रूरत रहेगी। पर अगर ये मुआहदा हासिल हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट हो जाती है, जी। तो अब पाकिस्तान का जो सब में बड़ी चीज़ है, पाकिस्तान की जो जो रोल है इस खित्ते में, वो भी बदल जाएगा। क्योंकि पहले हम तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस था वो साउथ एशिया में था, किस हद तक सेंट्रल एशिया में था अफगानिस्तान के तहत, पर वेस्ट एशिया में भी पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही। और ये आगे आकर ये हमारा रोल होगा। सऊदी अरब के साथ जो हमने मुआहदा किया है, कतर के साथ ताल्लुकात हैं, तुर्की के साथ ताल्लुकात हैं, इजिप्ट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जी। तो ये एक नया दौर निकल रहा है वेस्ट एशिया के लिए, जिसमें पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे अब बात करना चाहूँगी कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से। सर, अब हम देख रहे हैं कि अब ये अवामी हुकूक की तहरीक बिल्कुल नहीं रही है और इंतशार महाज़ाराई और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का एक ज़रिया बन चुकी है। और सबसे खुशाइंद बात यह है कि जो अब इस कमेटी के जो अरकान हैं वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, और सर साथियों ने असल चेहरा पहचान भी लिया है और अब वो इससे अलहदगी का भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर रहे हैं, इजहार भी कर रहे हैं। क्या समझते हैं सर आप इस कमेटी की जो कलअदम हो चुकी है, आप जो बयानियाबाजी है उसको किस तरह से देखते हैं, और जिस तरह से साथियों ने भी साथ छोड़ दिया है, तो कैसे आप देखते हैं इसे? जी, साथी तो इसलिए साथ छोड़ रहे हैं जो उनको अया हो रहा है कि इनका और असल मकसद क्या है, मतलब क्या है, जिस तरीके से ये एक्सपोज हो रहे हैं, जी जी। जिस तरीके से लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से इनके हक में, इनके बयानिए के हक में जब हिंदुस्तान से आवाजें आएंगी, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला है, चाहे वो राजनाथ सिंह है, चाहे वो इनके मकबूजा कश्मीर का कठपुतली वजीर आला है, तो उससे साफ जाहिर होगा ना कि इस नैरेटिव को सपोर्ट किसकी और किसका नैरेटिव है। बेशक। ये तो किसी सूरत भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप इस तरीके से आप अमन अमान की सूरत हाल पैदा करें। देखिए, 27 जुलाई को वहां पर इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। अभी इलेक्शन को ना होने देना या उसमें डिसरप्शन पैदा करना, और जब आपको कहा गया था कि आप इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन गए, लोगों से वोट मांगे, लोग आपको वोट देंगे, तो जो आपने करना है कर लें। ना ये इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, ना ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में आते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में जाके उस आजाद कश्मीर के वजीर आजम की उस दरख्वास्त को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए अपने वकील भेजते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था कि ये 12 सीटों का मामला कैसे हल किया जाए। तो इसका मतलब यह है कि आप ये सब काम नहीं करना चाहते। आपका टोटल मकसद क्याओस पैदा करना, अनारकी पैदा करना, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करना और हिंदुस्तान के लिए आसानियां पैदा करना है। दुनिया में मसला कश्मीर को और मुतनाज़ बनाना है और एनिमी को मौका देना है, तो इस तरह की बातें करें जिस तरीके से उनका मीडिया ये बातें कर रहा है। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, हमने ये भी देखा कि अवाम के हकूक़ के नाम पर अवाम को यरगमाल बनाया गया, सड़कें बंद की गई, दुकानें बंद करवा दी गई, ट्रांसपोर्ट रोकी गई, खुराक से महरूम रखा गया। तो ये भी अब अवाम भी समझ चुकी है इस जमात की हकीकत, इस कमेटी की। अवाम समझ चुकी है। देखिए, आजाद कश्मीर में सड़कें बंद करना बहुत आसान काम है। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके, आप एक रोड बंद कर देंगे, लोगों के पास ऑल्टरनेटिव कोई नहीं होता, और उस वजह से जब सड़कें बंद करते हैं तो वहाँ पर सप्लाईज नहीं जा सकती, खाने पीने की अशिया की किल्लत है, दवाइयों की किल्लत है, मरीज नहीं जा सकते, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किलात का शिकार है। तो इसलिए लोगों को इनका असल चेहरा सामने नजर आ गया, जबरदस्ती ये दुकानें बंद कराते हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चूंकि ये बहुत हसास इलाका है, वहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो सब्र तहम्मुल से काम ले रहे हैं। अभी तक आप देखें जिस तरीके से वहाँ पर स्टेट ने इनको डील करने के लिए सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, बिल्कुल ऐसे ही। अदरवाइज स्टेट जत्थों से मुलाकात नहीं करती होती, जत्थों के साथ वही किया जाता है जो उनके साथ किया जाना चाहिए और इंटरनेशनली जैसे किया जाता है। बट आल्दो ये कलअदम भी है, उसके बावजूद स्टेट उस तरीके से डील कर रही है ताकि
लोगों के लिए मुश्किलात ना हो। वहाँ पर पुलिस के जवानों की जाने गई हैं, क्या वो कश्मीरी नहीं है? क्या वो किसी के कुछ नहीं लगते? तो इसलिए हॉस्पिटल्स को बंद करना, मरीजों को वहां पर ना जाने देना, ये बिल्कुल सही। मजबूर कर रहे हैं स्टेट को कि वहां पर कुछ एक्शन ले, और उससे मसला कश्मीर का जो ओवरऑल इमेज है दुनिया में, जो इशू है, वो अफेक्ट हो, हिंदुस्तान को मौका मिले। अभी सुन के लोग को लंदन में बैठा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, कोई न्यूयॉर्क में बैठा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो फौरन इससे तो कड़ियां फौरन मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे कड़ियां इनके बनाने बयानिए का से तो जो कोई पाकिस्तान नहीं होती। दुश्मन जी। अनासर हैं वो यकीनन खुश भी हुए हैं और वो इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वाक़ई साहब कलदन ये जो कमेटी है, इंतशारी सियासत इनकी अब आया हो गई है और जो कोर अरकान है उनके सामने भी चेहरा बेनकाब हो गया है। अवामी हकूक़ की बात करते हैं लेकिन एक्चुअली इन्होंने अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने वाले थे, जिन्होंने ये सारा काम अवाम के सामने पेश किया, जो भी इनका मंसूबा था, जब उनको पता चला कि इसके असल मकासद तो कुछ और निकल रहे हैं अब, यानी उसके अंदर जो बाद में लोग शामिल हुए वो इंतशारी लोग साबित हुए। उन्होंने देखा कि यहाँ सड़कें बंद हो गई हैं, कारोबार बंद हो गया है और लोगों को अमन की बजाय बदअमनी मिल रही है। देखिए, वही लोग हैं, राजा अमजद अली, अंजुम जमान, इफ्तिखार जमान, सैयद फैसल गिलानी और सरदार इफ्तिखार मोहम्मद जैसे लोग जो हैं, उन्होंने इस जॉइंट एक्शन कमेटी से फौरी तौर पर ला तल्की का ऐलान कर दिया। अब ये वो कोर लोग थे जो सारे करता धरता थे, और जब उनकी आंखें खुली कि कमेटी कर क्या रही है और किन लोगों ने इसको अपने हाथों में पकड़ लिया है और कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया है, तो उन्होंने फौरी तौर पर ला तल्की का ऐलान किया और लोगों को भी बताया, गलत रास्ता है और इस पर हमने लोगों को भी बताया कि ये गलत रास्ता है, इससे कश्मीर का नुकसान होगा, हमने ये काम नहीं करना। और जिस तरह उन्होंने इंतशारी सियासत शुरू की है, लोगों को भड़काया है, बदअमनी पैदा की है, सड़कों पे तोड़ फोड़, आग जलाओ, घेराव का काम किया है, ये किसी सूरत कश्मीर और कश्मीर के अवाम के लिए बेहतर नहीं है, ये उन्होंने साबित कर दिया है। और यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता अवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी से अलग होती जा रही है, और उनके जो भी कोई किसी किस्म की कोई एजिटेशन होती है, कोई जलसा होता है, आप देखें बतदरीज लोग उसमें कम होते जा रहे हैं। और ऐसा नजर आ रहा है कि एक वक्त आएगा कि जॉइंट एक्शन कमेटी बिल्कुल नाकामी का मुंह देखते हुए खामोशी इख्तियार कर लेगी। क्यों? लोगों को ये पता चल गया है कि ये इंतशारी टोला है और कश्मीर की बेहतरी किसमें है, ये लोग समझ चुके हैं। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो अब अपने मकासद में कामयाब हो सके और हुकूमत के खिलाफ, और ख़ास तौर पर वो पाकिस्तान के खिलाफ जब जहर आलूद बातें करते हैं, तो देखिए कश्मीर तो पाकिस्तान की शाहरग है। और अब ये लोग कहते हैं जी ऐसी बात नहीं है, ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो है लोगों को मिसगाइड कर रही है, गलत तरफ लगा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है, लोगों को गलत रास्ते पे लगा रही है। और लोग बिल्कुल अब उस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कश्मीर की एफिलिएशन, उनकी मोहब्बत जो है वो तो रोज़े अव्वल से है, उसको कोई छोटी मोटी जॉइंट एक्शन कमेटी बंद नहीं। पाकिस्तान की तरफ से हमारे जो लीडर्स हैं वो जिस भी फोरम पे जाते हैं हमेशा कश्मीरियों की हवाले से, हर जगह पे कश्मीरियों की बात की है, हर जगह पे बात की। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब और नसीर वागा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बैनुल-अक़वामी मंजरनामा, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और जो सियासी जमातें हैं उनके बीच क्या चल रहा है, इस सब पे बात करने के लिए हमने सीनियर एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब को दावत दी है। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मोहसिन बेग साहब, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी ईरान अमरीका तनाज़े पे, जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना किरदार अदा किया। बिलाखिर हमने देखा कि स्विट्ज़रलैंड में MOU साइन हो गया है, लेकिन सर उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो धमकियों से बाज नहीं आ रहे और ईरान भी कुछ बातें ऐसे कर रहा है जो हमें लग रहा है कि जो नुकात साइन हुए थे, जो MOU साइन हुआ है, वो उसकी खिलाफ वर्जी है। सर, सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले पाकिस्तान का किरदार और फिर सूरत हाल। बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली पाकिस्तान ने जो मीडिएशन का रोल अदा किया वो तो अनप्रेसिडेंटेड है पूरी दुनिया के लिए, और इससे पाकिस्तान का जो वकार बुलंद हुआ और पाकिस्तान की जो नेकनामी हुई वो मेरे ख्याल में 78 ईयर से तो कभी हुई नहीं थी। दूसरी बात यह है कि ये जो MOU साइन हुआ बड़ा फ्रेजाइल है, इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स भी हैं जो चाहते नहीं है कि ये एग्रीमेंट थ्रू करे फर्दर आफ्टर 60 डेज।
लेकिन इसमें ओवरऑल इतना कसूर ईरान का नहीं है जितना कि खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब का है। वो डेली बेसिस पे अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं और यही मेन मिसट्रस्ट की बायस बना। अदरवाइज जो चीजें सेटल होनी थी इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी में, आप इस किस्म की गुफ्तगू करते ही नहीं है। और अगर आप डिस्कशन हो रही है, एग्रीमेंट साइन हो रहा है, आपके वाइस प्रेसिडेंट वहां पे मौजूद हैं, फिर आपको धमकी, मतलब धमकी से कुछ होता नहीं है। आपने बहुत बार धमकी दी, आपने कहा कि ईरान इज डन, हमने खत्म कर दिया सब कुछ, फिर आप उसके पास आ भी गए एग्रीमेंट करने के लिए। अगर आप विक्टोरियस थे तो फिर आपने क्यों एग्रीमेंट के लिए उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला? तो नेचुरली ईरान की विनिंग है। ईरान ने फर्म रहा, अपने जो मुतालबात थे, अपने जो नकात थे, उन्होंने उसी के ऊपर एग्रीमेंट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी ऊपर नीचे होके ये एग्रीमेंट थ्रू हो जाएगा, क्योंकि इसमें अमेरिका के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो ये एग्रीमेंट फॉलो करवाए और इजराइल को आज रखे। और अदरवाइज अगर ये एग्रीमेंट थ्रू ना होता तो ये ऑयल की सेल प्लस उनके जो मुंजमद असासे थे, जो रकम थी, वो भी पार्शली उनको मिलना शुरू हो गई है। तो ईरान के लिए तो विन विन सिचुएशन है। थोड़ा बहुत बयानात हैं, उसके ऊपर गुजारा करना चाहिए और थ्रू होना चाहिए एग्रीमेंट। बिल्कुल सही। मोहसिन बेग साहब, अब ये बताएं कि पाकिस्तान को इस कीमती वक्त को अवेल किस तरह से करना है? कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हम फ़ायदा उठा सकते हैं? ईरानी वक्त जब पाकिस्तान आया तो वो मनाजिर भी हमने देखे, जिस तरह से उसको वेलकम किया गया। तो सिर्फ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे भी बात हो रही है, इसके साथ साथ ईरानी तेल को भी ख़रीदने की बात हो रही है। अब पाकिस्तान ने किस तरह से फ़ायदा उठाना है ताकि जो इसके समरात हैं वो हमारी मईशत को बेहतर करें? हमारी मईशत बेहतर होगी तो हमारे आवाम खुश होंगे, उनकी भी थोड़ी सुनी जाएगी। देखिए, कुछ लोग समझते नहीं है, वो समझते हैं पाइपलाइन थ्रू होगी तो गैस शायद हमें फ्री मिल जाए। ऐसा नहीं है। पाइपलाइन थ्रू होने से गैस की जो प्राइसेस हैं वो हमारे लिए महंगी होंगी, लेकिन थ्रू होना जरूरी है। सेकंड बात, जो ईरानी ऑयल है वो स्मगल होके तो सस्ता मिल जाता है, लेकिन अगर आप मार्केट से खरीदेंगे तो वो इंटरनेशनल रेट ही होगा, कुछ सस्ते वाला बात नहीं। हाँ, वो आपको कुछ स्पेशल कंसेशन ईरान दे दे पाकिस्तान को तो इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जहां तक बात है कि ये फायदा क्या होगा, देखिए जो पाकिस्तान का इमेज बना पूरी दुनिया में, वो शायद पैसों से नहीं बन सकता था। और जिनके पास पैसे हैं वो आप देख लीजिए, गल्फ स्टेट्स हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा, बहुत पैसे हैं उनके पास। लेकिन इसको इस चीज को, आपकी बात ठीक है, हमें इसको कैश कैसे करवाना है इस नेक नामी को इंटरनेशनली, तो हमारी इकोनॉमी बड़ी वनरेबल है, पैसे नहीं है, चीजें हैं, वो मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन आगे चल के आपको इसका हमेशा फायदा ही होगा, क्योंकि रीजन में जो आपकी एक हैसियत बढ़ी है, उससे नेचुरली आने वाले दिनों में, क्योंकि आपने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, तभी पैसे ये इकोनॉमी बेहतर होगी। अगर आपके यहाँ टेररिज्म इस स्टेज पे है कि कंट्रोल नहीं हो रहा, आप बलूचिस्तान के हालात देख लीजिए, आप केपीके के हालात देख लें, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आती, बल्कि जो लोकल इन्वेस्टर होता है वो भी भाग जाता है। फिर आपके जो पॉलिसीज हैं टैक्स की, वो इतने हैवी टैक्सेशन में कोई फॉरेन इन्वेस्टर 50% टैक्स देने के ऊपर तो पाकिस्तान नहीं आएगा। तो आपने पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, तो फिर ही कोई इन्वेस्टर आएगा, फिर ही उसके समरात आवाम तक जाएंगे, एकदम तो कुछ नहीं होना। अच्छा मोहसिन बेग साहब, इससे पहले कि मैं सियासी सूरत हाल पे जाऊँ, मुल्क की इंटरनल सूरत हाल पे बात करें, सर आपने गल्फ़ कंट्रीज़ की बात की, मैं उनके फ्यूचर के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी कि सर इनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, इनके ईरान के साथ ताल्लुकात, और फिर सर ख़ास तौर पर जो अमरीकी सिक्योरिटी बेसिस हैं इन ममालिक में, उनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनने वाला है इन ममालिक में? देखिए, एक बात तो ज़हन में रखें कि जो जंग से पहले की दुनिया थी, वो जंग के बाद अब वो दुनिया नहीं रहेगी। नए अलायंसेस बनेंगे, नए रोड मैप्स होंगे। अमेरिका की जो पोजीशन गल्फ में पहले थी वो अब नहीं है और ना होगी। नेचुरली जो गल्फ कंट्रीज हैं, जिस तरीके से उन्होंने हिट खाया और अमेरिका ने उनको डिफेंड करने में नाकामी दिखाई और सिर्फ इजराइल को डिफेंड किया, तो दे अंडरस्टैंड कि ये सारी जो बेसिस थी, ये सारी कंसेशन थी, इन बेसिस का सारा खर्चा इनसे लिया जा रहा था सिर्फ इजराइल को डिफेंड करने के लिए, ना कि जी वो यूएई को या बहरीन को और बाकियों को डिफेंड करेंगे। तो उनकी पोजीशन भी बड़ी खराब हुई अमेरिका की इन सारे गल्फ कंट्रीज में।
आप देखिए कल से मार्को रूबियो उनके सेक्रेटरी जो हैं वो गल्फ स्टेट्स का विजिट कर रहे हैं, उनको बावर करवा रहे हैं कि हम सिक्योरिटी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अभी जो नया अलायंस बनेगा, पाकिस्तान है, मिस्र है, टर्की है, सऊदी अरेबिया, ईरान है, तो ये और चाइना एंड रशिया, तो नए ब्लॉक्स बनेंगे। हमारी पोजीशन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की कोई इग्नोर नहीं कर सकता, और उसी में ही आपका फायदा होगा जब आप म्यूचुअली ट्रेड भी कर सकते हैं और गल्फ कंट्रीज को भी आप डिफेंसिवली एक ऐसा डिफेंस पैक्ट भी कर सकते हैं जिसमें अभी शायद कतर भी आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो ओवरऑल पाकिस्तान की विन विन सिचुएशन है, बस हाउस इन ऑर्डर करने की कोशिश है, पाकिस्तान को रीब्रांड करने की कोशिश है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाउस इन ऑर्डर करने की जो आपने बात की है सर, इस पे मैं आपसे ज़रूर सवाल करना चाहूँगी, लेकिन सर कलदम हम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बात करते हैं, जो इनकी इंतशारी सियासत है, इसका चेहरा अब इतना आया हो चुका है कि जो कोर अरकान हैं वो भी इस कमेटी को छोड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं सर आप इसे? देखिए बेसिकली जो उनकी पहले डिमांड्स थी वो अनरीजनेबल थी, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसने और हमारी रियासत के लोगों ने उसको मान लिया। देखिए रियासत को कोई भी एक्शन कमेटी हो या जत्था हो या कोई भी हो, अगर वो रियासत को ब्लैकमेल करके अपने मुतालबात मनवाएगा तो रियासत को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। रियासत अपने आप को डिफेंड जिस तरीके से करती है उस तरीके से करना चाहिए। सही। अब ये अनरीजनेबल है, उनकी जो डिमांड्स हैं, पाकिस्तान का हल्फ नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का नाम नहीं। बंदा इनसे पूछे कि आप विदाउट पाकिस्तान एक दिन भी सरवाइव कर सकते हैं? तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि पहले तो इनसे डायलॉग उस लिहाज से करने चाहिए थे। अगर अब वो सिचुएशन नहीं रही, लॉ इन्फोर्समेंट के बहुत से लोग शहीद हुए, तो मेरे ख्याल में रियासत को एक्ट करके वंस फॉर ऑल इस फितने को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल सही सर। अब मुल्क की अंदरूनी सियासत की ज़रा बात कर लेते हैं हम। पीपल्स पार्टी की, टू बी स्पेसिफिक हम बिलावल भुट्टो की बात करते हैं। गवर्नमेंट से कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। फिर हम गिलगित इंतखाबात की बात करें तो APP ज्वाइन कर लिया है हुकूमत को छोड़ के बिलावल ने। तो सर ये क्या चल रहा है हुकूमत के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान? नहीं देखिए, वो बिल्कुल डिसाइडेड था कि गवर्नमेंट जो है वो नून लीग जो है वो अपोजिशन में बैठना चाह रही थी अच्छा पहले दिन से। लेकिन जो लोकल क़यादत थी नून लीग की गिलगित बल्तिस्तान में, वो चाहते थे कि हम इधर उधर से खींच खाच के गवर्नमेंट बना लें, ठीक है। जो कि मैं समझता हूँ गलत है। गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी को ही बनानी चाहिए थी। अदरवाइज वहां भी एक नई अवामी एक्शन कमेटी बन जाती आजाद कश्मीर की तरह। तो जिसका मैंडेट है उसको दे दें। अगर IPP के साथ मिलके बनाया उन्होंने, विच इज वेरी गुड, IPP और पीपल्स पार्टी और अपोजिशन में नून लीग बैठेगी, तो मैं समझता हूँ चीजें सेटल हो गई। जहां तक बिलावल साहब की बात है, वो मेरे ख्याल में किसी वक्त थोड़े से अफेंड हो जाते हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स है, इसमें ऊंच चीनी चाहती है। आप एक कोलिशन गवर्नमेंट्स में है, आपने इसी गवर्नमेंट से बहुत सारे ओहदे भी लिए हुए हैं, जिसमें सेनेट है, प्रेसिडेंसी है, 2 गवर्नर्स हैं। सही। तो उसके बाद भी अगर आप नाराज हो। चीज़ जो बिलावल भुट्टो की अच्छी है, बजट पे भी हमें पहले नाराज नजर आए, फिर मान भी गए, मना लिया जाता है उनको और वो मान भी जाते हैं। नहीं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन गिलगित बल्तिस्तान भी था। I'm very much aware के जी वो इशू क्या था। फिर डार साहब ने जाके एक्चुअली मैंने आपको बताया कि नून लीग की जो लोकल क़यादत थी वो चाह रही थी हम आजाद को इधर उधर करके गवर्नमेंट बना लें, जो कि मैं समझता हूँ गलत था। तो डार साहब एक दिन डिले हुए ये अनाउंसमेंट करने के लिए कि नून लीग अपोजिशन में बैठेगी, तो उसमें वो बिलावल साहब को क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा, वो क्लैरिटी दे दी गई तो वो असेंबली में आ गए। सही सही सर। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर से ऑफर किया है कि मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि शफाफियत की बात होगी, इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं कि शफाफियत होनी चाहिए। और नून लीग कह रही है कि अगर आप 2024 की बात करें तो फिर 2018 के इंतखाबात का भी एहतसाब होना चाहिए। देखिए, ये अपोजिशन के जो मुतालबात अपोजिशन में रह के होते हैं, वो गवर्नमेंट में नहीं होते। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ किया, आज वही उनको फेस करना पड़ रहा है। ये इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली आज़ाद इलेक्शन या मुनसफाना इलेक्शन तो मैंने कभी नहीं देखे, और ना ही मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी में होंगे। जिसका जो बस चलता है वो करता है। 2018 में उन्होंने जो RTS बंद करके जिस तरीके से जीते, आज इन्होंने 47 और 45 करके जीत लिया। सिंपल सी बात है।
तो बात यह है कि आप वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें। पीटीआई को चाहिए कौमी असम्बली में और बाकी असम्बलियों में फेडरल गवर्नमेंट है, डिफरेंट जमात हैं, इनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं, कहीं जाके आगे एक ऐसा मैकेनिज्म बन सके, अल्लाह करे, जिसके चांसेस कम है। यहाँ पे पॉलिटिक्स जातियात पे होती है, नेशनल लेवल की या नेशनल इंटरेस्ट में या आवाम के इंटरेस्ट में तो कोई पॉलिटिक्स करता नहीं है। तो ये अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट ने ऑफर की है कि आप आए बैठें। अब पहले से ही जब आप प्री कंडीशंस रख देते हैं तो फिर वो डायलॉग होते नहीं है जब आप प्री कंडीशन रखते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मोहसिन बेग साहब बताइएगा कि जो सियासी एसीरान हैं उनकी रिहाई के हवाले से क्या आप समझते हैं? इमरान खान साहब की रिहाई, उसके बाद हमने देखा 9 मई केसेस में फिर से 10-10 साल जो है वो सज़ा हुई है। यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद और दीगर इसमें शामिल हैं। तो इनकी रिहाई कब तक आपको मुमकिन नज़र आ रही है? अगर मामलात बेहतरी की तरफ जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी वाइजली हमें डिसीजन करती हुई नज़र आती है तो सूरत हाल बेहतर होती है, आप देख रहे हैं? देखिए, असीरान जो है उनकी रिहाई तो कोर्ट के जरिए मुमकिन है। जो भी कोर्ट का प्रोसेस है आपने उसी को फॉलो करना है। ठीक है। अगर तो ये शॉर्टकट चाहते हैं ना, रोज चाहते हैं कि सुबह को बात हो और शाम को ये रिलीज हो जाए, मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा। ठीक है। तो सर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था खान साहब की जब तबीयत कुछ बिगड़ी थी, आंख का कुछ इशू हुआ था, तो हमें लग रहा था कि हुकूमत थोड़ी सी लचक का मुजाहरा कर रही है। लेकिन सर लचक का एक तरफ से मुजाहरा किया जाता है, दूसरी तरफ से वही रिजिड अप्रोच रखी जाती है। आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि हम इस प्रोसेस से बाहर निकलें तो थोड़ी सी इन्हें हिकमत अमली का मुजाहरा करना चाहिए? देखिए, मैं तो उनको कोई मशवरा नहीं देना चाहता। दूसरी बात आपने की इनका मुस्तकबिल, तो पीटीआई तो खान के साथ ही है और मुझे खान का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। खान ना रहा तो पीटीआई भी नहीं रहेगी, क्योंकि उसने वो पीटीआई को कभी पॉलिटिकल जमात बनने ही नहीं दिया। ये उसका फैन क्लब है, उसके चाहने वाले हैं, ठीक है, उसका वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। पॉलिटिक्स के जरिए ही विन की जा सकती है। आप धमकी दे दें, लड़ाई कर लें, सोशल मीडिया पे जो भी आपने किसी के बारे में कहना, जो कि आप कह रहे हैं, वो करके देख लें। इस तरह सियासत नहीं आप इस मुल्क में कर सकते हो। दूसरी बात है कि अगर आप नजर आ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे जी, सुहेल आफरीदी साहब, हम देख रहे हैं कि मंजर से गायब नजर आ रहे हैं। पहले बड़ी बात कर रहे थे, मुलाकात नहीं हो रही है, फिर रिहाई की भी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन आजकल खासे चुप चुप नजर आ रहे हैं और गायब हैं। देखिए, वो शुरू में आए, बहुत उन्होंने शोर वोर डाला। आप देख लें 8-9 महीने से वो बैठे हैं, मुलाकात तो करने नहीं दी अगलों ने। और वो जो जितनी बड़कें थी वो शायद मेरा ख्याल है ग्राउंड रियलिटी देख के वो शायद ठंडे हो गए। तो वैसे भी आपको जो भी करना है वो बातों से नहीं, अमली तौर पे करना है। आप चीफ मिनिस्टर हैं, अपने सूबे पे ध्यान दीजिए। आपके सूबे में लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म की बहुत ही बुरी कंडीशन है, उसके ऊपर आप बात करें, फेडरल गवर्नमेंट से हेल्प ले और उसको कंट्रोल करें और अपनी सूबे की आवाम के लिए बेहतरी का काम करें। हर चीज आके पानी पे रुक जाती है। दिखाएं आवाम को कि आप आवाम के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या राय रखते हैं और कितनी बेहतरी आप आवाम की जिंदगियों में ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आप सीनियर एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मासूम मुंतहा ज़हरा की। स्टे विद अस। नाज़रीन, सरगोदा की 8 साला मुंतहा ज़हरा तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी खामोश लाश हम सबसे एक सवाल पूछ रही है कि आखिर हमारे बच्चे कब तक दरिंदों का शिकार बनते रहेंगे। मुंतहा सिर्फ चीज़ लेने घर से निकली थी, चंद कदम का फासला, चंद मिनट का वक्त और एक मासूम बच्ची हमेशा के लिए अपने वालिदैन से बिछड़ गई। अफसोसनाक बात यह नहीं है कि एक बच्ची कत्ल हुई है, बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि ये कहानी पाकिस्तान में नई नहीं है। हर चंद माह बाद एक नया नाम, एक नया शहर और एक नई कब्र हमारी इज्तिमाई ज़मीर पर दस्तक देती है। आज मुंतहा ज़हरा है, कल कसूर की ज़ैनब थी, कभी फरिश्ता थी, कभी मरवा, कभी फातिमा और ना जाने कितने नाम हैं जो खबरों की सुर्खी बनकर चंद दिन बाद हमारी याददाश्त से भी महफ हो जाते हैं।
लेकिन इन वालिदैन से पूछिए जिनके घरों के चिराग बुझ जाते हैं, इनकी जिंदगी कभी मामूल पर नहीं आती। इस वाक़े ने एक बार फिर कई सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या हमारे बाजार, गलियां, दुकानें और मोहल्ले बच्चों के लिए महफूज हैं? क्या सीसीटीवी कैमरे, पुलिस गश्त और सख्त कवानीन सिर्फ कागजी दावे हैं? और सबसे बढ़कर कि क्या हम बतौर माशरा इखलाकी ज़वाल की इस हद तक पहुंच चुके हैं कि जहां मासूम बच्चे भी महफूज नहीं? वालिदैन की जिम्मेदारी भी कम नहीं। बदलते हुए हालात में बच्चों को अजनबी अफराद, सुनसान मकामात और ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों से आगाह करना वक्त की ज़रूरत बन चुका है। बच्चों को ये सिखाना होगा कि ख़तरे की सूरत में उन्हें करना क्या है, किससे मदद मांगनी है और किन जगहों से इज्तनाब करना है। लेकिन सारा बोझ वालिदैन पर डाल देना भी नाइंसाफ़ी होगी। असल जिम्मेदारी रियासत और हुकूमत की है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर निगरानी का निज़ाम, मुजरिमों की फ़ौरी गिरफ्तारी, शफाफ तफ्तीश, फोरेंसिक सलाहियतों में इजाफा और तेज़ रफ्तार इंसाफ नागुज़ीर हो चुका है। ऐसे जराइम में सज़ा सिर्फ होनी नहीं चाहिए बल्कि नजर भी आनी चाहिए ताकि जुर्म करने वाला 100 बार सोचे। मुंतहा ज़हरा का कत्ल सिर्फ एक ख़ानदान का सानिया नहीं बल्कि ये पूरे माशरे की नाकामी है। अगर आज भी हमने अपने निज़ाम, अपनी तरजीहात और अपनी इज्तिमाई तरबियत का जायज़ा ना लिया तो कल किसी और घर का दरवाज़ा खुलेगा, कोई और माँ बैन करेगी, कोई और बाप अपनी बेटी के खिलौनों को देख कर टूट जाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।